अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से सी इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे जो मेरा पहला लेक्चर है जो गेटिंग स्टार्टेड विद सी के हवाले से है, अगर वो आपने नहीं देखा तो ऊपर कार्ड्स में आपको दे दिया जाएगा, आप उसको जाके वहाँ पे देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं सी इंस्ट्रक्शंस को कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, कितनी हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस की टाइप्स कितनी हैं, टाइप्स ऑफ सी इंस्ट्रक्शंस कितनी हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन क्या है। उसके बाद हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इंटीजर एंड फ्लोटिंग कन्वर्जन्स को डिस्कस करेंगे। फिर हम टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट क्या चीज़ होती है इसको देखेंगे। ये टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। इसके अलावा हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस को देखेंगे, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स को देखेंगे, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस इन सी को देखेंगे और उसके बाद हम समराइज करेंगे जब हम इन सारी चीज़ों को देख चुकेंगे तो। सो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें तो बेसिकली तीन बेसिक्स टाइप हैं इंस्ट्रक्शंस की जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होती हैं। उसमें जो सबसे पहले हमारे पास आती है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन आती है। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन से ही जाहिर है कि ये जो वेरिएबल्स हम अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं उनकी टाइप्स को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ की जाती है। इसका मतलब ये है कि जो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन होगी उसको हमेशा हम जो हमारा प्रोग्राम होगा उसके स्टार्टिंग में रखेंगे। जैसे कि हमने अपने प्रोग्राम में मेन फंक्शन यूज़ किया था, तो मेन फंक्शन के बिल्कुल बिगिनिंग में स्टार्टिंग में हम टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल करेंगे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जब हमने कोई भी वेरिएबल्स उनको हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ करना होता है तो उनको हमने पहले लाजमी डिक्लेयर करना होता है हर सूरत में। जब तक हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक हम उनको अपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकेंगे। इसलिए टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जो भी वेरिएबल्स हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करने जा रहे होते हैं उनको डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होती हैं और हमेशा मेन फंक्शन के आप देखेंगे ये बिग स्टार्टिंग में यूज़ हो रही होंगी। Type declaration instruction, this instruction is used to declare the type of variables used in a C program. उसके बाद जो सेकंड टाइप आती है वो आती है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि आपको अर्थमेटिक से ही जाहिर है कि ये अर्थमेट जो हम डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के ऊपर, वो हम इन इंस्ट्रक्शंस की मदद से कर सकते हैं। जो हम अपने प्रोग्राम में जो कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के ऊपर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस ये तमाम जो ऑपरेटर अप्लाई कर रहे होते हैं वो इन अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए हम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। सो जब भी आप किसी जगह पे कोई एक्सप्रेशन देखेंगे जिसमें वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स और ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे होंगे तो वो कौन सी इंस्ट्रक्शंस होंगी? वो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस होंगी। हम आगे इनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस की। दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में बेसिकली जो कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ ऑपरेटर्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, ज्वाइन हुए हुए होते हैं। अभी हम आगे एग्जांपल देखेंगे तो ये और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। हमने क्या डिस्कस कर लिया? टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस और अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अब हम तीसरी टाइप डिस्कस करते हैं, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि कंट्रोल से जाहिर है कि किसी न किसी चीज़ को, ये वैसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कोई ना कोई चीज़ कंट्रोल कर रही होंगे हमारे सी प्रोग्राम में। ये इंस्ट्रक्शन हमारे जो सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन होता है वेरियस स्टेटमेंट्स का, जब हम स्टेटमेंट्स अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे होते हैं उनके जो सीक्वेंस होता है
कि कौन सी इंस्ट्रक्शन ने पहले एग्जीक्यूट होना है, कौन सी इंस्ट्रक्शन ने बाद में एग्जीक्यूट होना है, कौन सी स्टेटमेंट में पहले एग्जीक्यूट होना है, कौन सी स्टेटमेंट ने बाद में एग्जीक्यूट होना है। इस सीक्वेंस को जो कंट्रोल कर रही होती हैं वो हमारी कौन सी इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल कर रही होती हैं, हमारे प्रोग्राम में जो हम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे होते हैं वो सीक्वेंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, हमारे प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूशन के सीक्वेंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। हमने क्या देखा कि हमारे पास बेसिकली तीन टाइप्स की इंस्ट्रक्शंस हैं। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास, उसके बाद कौन सी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, और तीसरी हमारे पास कौन सी हैं, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं। हमने टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन को अब हम डिटेल में देखने जा रहे हैं कि टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस बेसिकली क्या हैं। जो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वेरिएबल्स की टाइप को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। जिन वेरिएबल्स को हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ करना होता है उनको हमने बिगिनिंग में लाजमी डिक्लेयर करना होता है ताकि हम उनको अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकें, अदरवाइज हम इनको यूज़ नहीं कर सकेंगे। जो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ द मेन फंक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये जो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे ये जो इंट, ये क्या है, ये कीवर्ड यूज हुआ है इंट। इंट कीवर्ड क्या है कि ये जो आगे इसके वेरिएबल नेम लिखा हुआ है ये कौन से टाइप का वेरिएबल नेम है, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल नेम है। इसी तरह आप देख सकते हैं फ्लोट लिखा हुआ है, तो फ्लोट कौन से, फ्लोट भी कीवर्ड है जो कि किन टाइप्स के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर, रियल टाइप्स के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कौन सी है, ये आर एस, और ये कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये दोनों। अब ये आर एस आगे वेरिएबल नेम है और ग्रॉस सैलरी ये भी वेरिएबल नेम है, तो ये भी एक इंस्ट्रक्शन है जो कि रियल टाइप्स के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज होती है। जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन थी वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर कर रही थी, और ये जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है इसमें करेक्टर का कीवर्ड यूज हुआ है, तो ये ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कि आगे दो वेरिएबल्स के नेम है, तो ये ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कि करेक्टर टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज होती है। ये तीन डिफरेंट एग्जांपल्स थी टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस की। उम्मीद है कि टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन की आपको समझ आ रही होगी कि टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, और उनका आपको ये फॉर्मेट भी बता दिया गया है कि टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, अगर हमने इंटीजर टाइप की टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन कैसी होती हैं, फ्लोटिंग टाइप की टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस कैसी होती हैं, और करेक्टर टाइप की टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस कैसे हम लिखेंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए, तो आप वहाँ पे उस वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो दो की पॉइंट्स है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस के हवाले से, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे हमने जस्ट वेरिएबल्स को, अगर पिछली एग्जाम्पल देखें तो हमने वेरिएबल्स को जस्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया था, यहाँ पे हमने उनको इनिशियलाइज नहीं किया था। लेकिन आपके पास ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एबिलिटी है कि आप जहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे होते हैं वहाँ पे आप उनको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल i इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे हमने उसको इनिशियलाइज भी कर दिया, इंटीजर टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर किया i, और साथ ही उसको इनिशियलाइज कर दिया 10 वैल्यू उसको असाइन कर दी, और j इज इक्वल टू 25, तो ये दोनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं और इंटीजर वैल्यूज के साथ हमने इनको इनिशियलाइज किया। इसी तरह नीचे फ्लोटिंग टाइप रियल टाइप के वेरिएबल्स हैं, a इज इक्वल टू 1.5 और b इज इक्वल टू 1.99 प्लस 2। इसके आगे पूरा एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये आपको अलाउ करती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आप किसी भी वेरिएबल्स को जब डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके आगे आप एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं जिसका जो रिजल्ट है, बेसिकली इस एक्सप्रेशन का जब रिजल्ट आएगा तो वो इस बी वेरिएबल में सेव हो जाएगा। ये तमाम कॉन्स्टेंट्स आपस में इनमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो बी वेरिएबल में सेव हो जाएगा। जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बताने वाली वो यही है कि जब हम इस पॉइंट को अपने जहन में रखना है कि हमारे पास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें ये अलाउ करती है कि जब हम किसी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने जा रहे होते हैं तो हम उनको वहाँ पर ही जहाँ पे हम उनको डिक्लेयर कर रहे होते हैं वहाँ पे हम उनको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। ये ए पॉइंट था टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस के हवाले से। अब हम सेकंड पॉइंट को देखते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस के हवाले से। वो ये है कि हमने ऑर्डर जो है ना टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन को जब हम डिक्लेयर करने जा रहे होते हैं तो वो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि उसमें जब जो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं
या जो वेरिएबल्स हम इनिशियलाइज करने जा रहे हैं, डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों करने जा रहे हैं, उनका ऑर्डर क्या होगा। उनके ऑर्डर बहुत ज़्यादा मायने रखता है समटाइम्स, और समटाइम्स वो मायने नहीं रखता है। जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एंड आई इज इक्वल टू 10, और साथ उसको 10 वैल्यू से हमने इनिशियलाइज कर दिया। इस तरह हमने जे वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसको हमने 25 वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया है। अब इसके सीक्वेंस को अगर हम चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक हम जे को पहले इनिशियलाइज कर लें और आई को बाद में इनिशियलाइज करें, डिक्लेयर और इनिशियलाइज बाद में कर लें और जे को पहले डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब जो अगला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर रहे हैं उसको आपने उसका ऑर्डर क्या है। जैसे कि अब देखें, फ्लोट हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया ए और उसको हमने वैल्यू दी 1.5। अब बी इज इक्वल टू ए प्लस 3.1। अब क्योंकि ए पहले इनिशियलाइज हो चुका है तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू 1.5 होगी। जब ए की वैल्यू 1.5 होगी तो वो बी में ऐड होके, वो 3.1 में ऐड होके बी में सेव हो जाएगी। जो इनका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, वो बी वेरिएबल में सेव हो जाएगा जब ये अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा इन दोनों में। अब ये तो ऑल राइट है, क्योंकि ए पहले हमें पता है कि ए किस वैल्यू से इनिशियलाइज हुआ है 1.5 के साथ, वही वैल्यू 3.1 में ऐड होगी और जो रिजल्ट आएगा वो बी वेरिएबल में सेव हो जाएगा। लेकिन अब जो चीज़ यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, अब क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है बहुत ज़्यादा। वो ये है कि आपके पास क्या है, फ्लोट b इज इक्वल टू ए प्लस 3.1। आपने b को पहले, आपने ऑर्डर b का पहले रख दिया है कि b में a प्लस 3.1 करो। अब a को तो हमने इनिशियलाइज बाद में किया, ये बाद में हम इनिशियलाइज करें a की वैल्यू को 1.5 के साथ, तो कंपाइलर को तो ये समझ ही नहीं आएगी कि a क्या चीज़ है, क्योंकि a इनिशियलाइज ही बाद में हो रहा है 1.5 वैल्यू के साथ और पहले हम उसको कह रहे हैं कि उसमें 3.1 ऐड करो। तो ये क्या हो जाएगी, ये गलत है, ये इनकरेक्ट है, ये काम नहीं करेगी। अब इसी तरह अब मैं ये जो स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ ये भी गलत है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि हमने डिक्लेयर किए वेरिएबल्स ए बी सी और डी। अब ए डी इज इक्वल टू ए बी सी और 10। अब क्योंकि पहले हमने इन तमाम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया था तो कंपाइलर इस चीज़ को, कंपाइलर को पता था कि ये तमाम वेरिएबल्स ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। सो उसने क्या कर दिया, हमने तमाम को 10 वैल्यू के, जो सी वेरिएबल, क्योंकि उसको पता था इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उसमें उसने 10 वैल्यू सेव की। जो 10 वैल्यू सी में थी वो बी को सेव की, बी में जो 10 वैल्यू थी वो ए को दी और ए में जो 10 वैल्यू थी वो डी को दे दी। ये तो ऑल राइट, ये तो ओके है। लेकिन अब नीचे क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसमें हमने ए बी सी और डी इन तमाम को, वहाँ पे ही हमने कोई इनको डिक्लेयर नहीं किया है और हम इनको डायरेक्ट ही 10 वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करने जा रहे हैं। तो कंपाइलर को ये नहीं पता लगेगा कि ये कौन से टाइप का वेरिएबल है। टाइप इसकी, इसको हमने डिक्लेयर नहीं किया है, इसको हमने डिक्लेयर नहीं किया है, इसको हमने डिक्लेयर करने से पहले ही हम इसको क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर करने से पहले हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो नॉट डिक्लेयर, ये डिक्लेयर नहीं किया गया है, ना ही सी डिक्लेयर किया गया है, ये तमाम को हमने डिक्लेयर नहीं किया किसी भी। और ये क्या करें, हम यहाँ पे इनको कोशिश कर रहे हैं वैल्यू साइन करने की, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है। आपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर मस्ट करना है, क्योंकि उसको नहीं पता, अगर डिक्लेयर नहीं करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे ए बी सी और डी को डिक्लेयर किया है और उसके बाद हमने उनको वैल्यू असाइन की है। अब आप उनको डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आप उनको वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं कि हमने उनको डिक्लेयर नहीं किया और साथ ही हम उनको इनिशियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। चले ए तो ठीक है, ए तो डिक्लेयर हो गया, लेकिन बी सी और डी कोई डिक्लेयर नहीं हुए तो उनको हम वैल्यू नहीं दे सकते जब तक हम उनको डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये स्टेटमेंट क्या कर जाएगी, ये रॉन्ग हो जाएगी, ये स्टेटमेंट काम नहीं करेगी। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी आपको बताने के लिए कि आपने कभी भी ऑर्डर को जहन में रखना है कि जब आप टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस को यूज़ कर रहे होते हैं तो सम टाइम जो उनका ऑर्डर होता है वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन का और इनिशियलाइजेशन का, वो सम टाइम्स इंपॉर्टेंट होता है और सम टाइम जो वेरिएबल की डिक्लेरेशन और वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन वो सम टाइम इंपॉर्टेंट होती है और सम टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होती है। किन सूरत में इंपॉर्टेंट होती है वो हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि आपने कभी भी वेरिएबल को
इनिशियलाइज करने से पहले, इनिशियलाइज आपने उसको किया ही नहीं है, ना उसको आपने डिक्लेयर किया, और उससे पहले आप उसको अगर अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो वो एरर होगा, वो कंप्लीटली आपकी वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सो इसलिए हमेशा आपने किसी भी वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो लाजमी उसको पहले आपने डिक्लेयर करना है, और उसके बाद आपने उसको इनिशियलाइज करके और उसको अपने प्रोग्राम में जहाँ पे भी यूज़ करना है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जबकि ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये भी ओके है, और ये हमारी स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट। उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं। अब अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस जो, अगर हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को मज़ीद देखें तो यहाँ पे एक अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के हवाले से एक और बहुत ज़्यादा एक साइड नोट है कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही वेरिएबल होगा हमेशा। जो लेफ्ट हैंड साइड होगी, जो असाइनमेंट ऑपरेटर इसको कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा एक ही वेरिएबल होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं, कांस्टेंट्स हो सकते हैं, जो कि कनेक्टेड हुए होंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के जरिए, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के जरिए। सो आपने कोई भी स्टेट में आगे आपको एग्जांपल दे देता हूँ। सो सी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल नेम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू एंड अ वेरिएबल नेम्स एंड कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू। इसको असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। सो द वेरिएबल्स नेम, जो वेरिएबल्स के नाम होंगे, एंड कांस्टेंट्स होंगे जो कि राइट हैंड साइड पर इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पर आ रहे होंगे, वो तमाम कनेक्टेड होंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के जरिए एक दूसरे के साथ, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। जैसे कि आप देख सकते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इन तमाम, ये जो तमाम ऑपरेटर्स हैं ये कनेक्ट कर रहे होंगे वेरिएबल्स और कांस्टेंट को जो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पर यूज हो रहे होंगे। सो इस चीज़ को आपने साइड नोट के तौर पे लाजमी ध्यान में रखना है कि हमेशा जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही वेरिएबल होगा, एक से ज़्यादा वेरिएबल नहीं हो सकता है, वो रॉन्ग हो जाएगा। अभी हम उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और ये फ्लोटिंग टाइप के कुछ वेरिएबल्स हैं हमारे पास। ये कुछ फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल्स हैं, इनको हमने पहले डिक्लेयर कर दिया, ये तमाम वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर दिए। डिक्लेयर करने के बाद हमारे पास जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है उसको हमने 3200 कांस्टेंट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर दिया, और जो हमारे पास रियल टाइप का वेरिएबल था उसको भी हमने एक वैल्यू के साथ 0.0056 के साथ इनिशियलाइज कर दिया। अब ये देख सकते हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर एक ही वेरिएबल नेम है, ओनली वन वेरिएबल नेम, ओनली वन वेरिएबल नेम। जबकि इसके जो राइट हैंड साइड है उसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हैं और मल्टीपल कांस्टेंट्स हैं, जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के जरिए, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि इस साइड पे आप एक ही वेरिएबल यूज़ करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज़ नहीं करेंगे, और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पर जितने भी वेरिएबल्स और कांस्टेंट होंगे वो एक दूसरे के साथ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के जरिए जुड़े हुए होंगे। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अब आगे चलते हैं। अब जो मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस प्लस ये क्या है, तमाम इनको क्या कहते हैं, ये तमाम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अब जो असाइनमेंट ऑपरेटर है यहाँ पे जो इक्वल टू है इसको क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पे 2, 5, 32 ये क्या है, ये इंटीजर कांस्टेंट्स हैं। 3.2 और 0.5 ये क्या है, ये रियल कांस्टेंट है, इन सारों को तो हमें पता ही है। ए डी क्या है, ये इंटीजर वेरिएबल है, और ये तमाम जो वेरिएबल्स हैं ये कौन से हैं, ये रियल टाइप के वेरिएबल्स हैं। ये हमने जो पिछली स्टेटमेंट हमने देखी है उसमें ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। यहाँ पे ये तमाम ये क्या है, ये हमारे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ये रियल टाइप के वेरिएबल्स हैं, ये इंटीजर कांस्टेंट है हमारे पास, ये रियल कांस्टेंट है। सो ये क्या है, ये तमाम के तमाम ये असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारे पास। सो ये तमाम चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, हमने ये क्या चीज़ें हैं। अब हम आगे चलते हैं। सो अब जो वेरिएबल्स होते हैं, द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स टुगेदर, अगर वो एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं उनको हम ऑपरेंड्स कहते हैं।
उनको हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टुगेदर आर कॉल्ड ऑपरेंड्स, जिसको ध्यान में रखना है आपने। अब ये ऑपरेंड्स हैं, और वो जो है वो जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है वो क्या है, वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ है कि जो सी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। अब हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो सी की अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? पहली होती हैं इंटीजर मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स। इंटीजर मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? इंटीजर मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनमें तमाम के तमाम जो वेरिएबल्स और जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो तमाम के तमाम इंटीजर टाइप के होते हैं। उसके अलावा कोई भी उनमें कांस्टेंट या वेरिएबल ना रियल टाइप का यूज हो रहा होता है ना करेक्टर टाइप का। सो इंटीजर मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? जिनमें असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पर भी जो वेरिएबल यूज हो रहा होता है और जो राइट हैंड साइड पर वेरिएबल्स और कांस्टेंट जो यूज हो रहे होते हैं वो तमाम के तमाम इंटीजर टाइप के, या जो ऑपरेंड्स होते हैं वो तमाम के तमाम कौन से होते हैं? इंटीजर टाइप के होते हैं। सो ये इंटीजर मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स की आपको, जैसे कि हमने ये नीचे एग्जांपल भी दी हुई है कि ये हमने एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, और ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल में हमने क्या ऐड कर दिया है, वन ऐड कर दिया है। इसी तरह ये किंग एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और इसमें हम ये तमाम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स ऐड करके जो रिजल्ट है हम उनको इंटीजर टाइप के वेरिएबल किंग में सेव करवा रहे हैं। सो तमाम के तमाम यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी ना रियल टाइप का वेरिएबल यूज हुआ है, ना रियल टाइप का कांस्टेंट यूज हुआ है, ना ही ना ही करेक्टर टाइप का वेरिएबल यूज हुआ है, ना ही करेक्टर टाइप का कांस्टेंट यूज हुआ है। सो इंटीजर मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स में जितने भी वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स होते हैं वो तमाम के तमाम इंटीजर टाइप के होते हैं। सो इन दिस टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स ऑल ऑपरेंड्स आर ईदर इंटीजर वेरिएबल्स और इंटीजर कांस्टेंट्स। अब अगली जो है वो रियल मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स है। रियल मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स में क्या, अब जैसे कि इंटीजर मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट में तमाम के तमाम वेरिएबल्स और जो कांस्टेंट्स थे वो इंटीजर टाइप के थे, यहाँ पे सेम उलट हो जाता है कि इसमें स्टेटमेंट्स में जो ऑपरेंड्स होते हैं तमाम के तमाम ऑपरेंड्स जिनको हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट टुगेदर अगर उनको हम मिलाएं तो ऑपरेंड्स कहते हैं, वो तमाम के तमाम रियल कांस्टेंट्स होते हैं या रियल टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फ्लोटिंग टाइप के हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, और यहाँ पे हम उनको एक अर्थमेटिक स्टेटमेंट लिखी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट रियल टाइप के अलावा नहीं है, ना यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का यूज़ किया है कांस्टेंट या वेरिएबल, और ना ही हमने करेक्टर टाइप का कांस्टेंट और वेरिएबल यूज़ किया है। सो ये कौन सी हैं? रियल मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स। जो थर्ड स्टेटमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट। जैसे कि मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट से ही जाहिर है कि जो मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स होंगी इसमें दोनों टाइप्स के ऑपरेंड्स आ जाएंगे। वो इंटीजर टाइप के भी वेरिएबल्स और कांस्टेंट उसमें हो सकते हैं, और रियल टाइप के वेरिएबल्स और कांस्टेंट भी मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स में हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कुछ रियल टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं और कुछ इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, और ये जो स्टेटमेंट्स हैं आप देख सकते हैं इनमें रियल और इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों स्टेटमेंट्स में यूज हो रहे हैं। सो ये क्या है? ये हमारे पास मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स हैं। सो कितने टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? इंटीजर टाइप, इंटीजर मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स, रियल मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स और मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स। सो ये उम्मीद है यहाँ तक फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा कि अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स इंटीजर टाइप की, इंटीजर मोड की कौन सी अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स होती हैं, रियल मोड कौन सी अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स होती हैं, और मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं। अब आगे चलते हैं। जो मैंने पीछे एक पॉइंट डिस्कस किया था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था, वो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से दे के समझा रहा हूँ कि जो सी है वो क्या अलाउ करती है। वो अलाउ करती है कि एक ही वेरिएबल हो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक ही वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड पर असाइनमेंट ऑपरेटर के, जो कि z है, z इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय 1। ये लीगल है, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पर आप दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं जो कि इलीगल है। इस तरह आप नहीं कर सकते।
वो जो पहली स्टेटमेंट है वो ओके है, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट के मल्टीप्लाई बाय एल इज इक्वल टू जेड ये इलीगल है, ये आपको एरर दे देगा, कंपाइलर सी का कंपाइलर ये अलाउ नहीं करता है। अब एक और चीज़ जो अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स के वाले से इंपॉर्टेंट थी कि हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो देखा है, एक और ऑपरेटर भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल है जिसको हम मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर जैसे कि डिवीजन ऑपरेटर हमें क्या रिटर्न कर रहा होता है, हमें वो रिजल्ट रिटर्न कर रहा होता है, इसी तरह जो रिमाइंडर है वो रिटर्न कर रहा होता है। मॉडुलस हमें क्या करेगा, मॉडुलस उसका हमें रिजल्ट रिटर्न करेगा कि क्या आता है, जैसे कि 10 डिवाइडेड बाई 2 5, ये हमें 5, जबकि जो 10% 2 मॉडुलस ऑपरेटर है वो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, उसका रिमाइंडर क्या आया है। सो मॉडुलस ऑपरेटर भी हमारे पास है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं फर्दर। ये ऑपरेटर है इसको मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं, परसेंटेज को, जो परसेंटेज हम यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो एक चीज़ जो यहाँ पे ज़रूरी है समझने वाली वो ये है कि जो मॉडुलस ऑपरेटर है आप देख सकते हैं दोनों इंटीजर टाइप के कॉन्स्टेंट्स हमने यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं और मॉडुलस ऑपरेटर में भी हमने दोनों इंटीजर कॉन्स्टेंट्स ही यूज़ किए हैं। सो मॉडुलस ऑपरेटर को आप रियल वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते या फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज़ के ऊपर आप मॉडुलस ऑपरेटर को अप्लाई नहीं कर सकते। और जो मॉडुलस ऑपरेटर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करता है। सो जो रिमाइंडर का जो साइन होगा, रिमाइंडर का साइन वो हमेशा जो न्यूमिनेटर का साइन होगा वो ही रिमाइंडर का साइन आएगा, जो मॉडुलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर रिटर्न कर रहा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 को जब हमने मॉडुलस 2 किया तो -1 आया, जो न्यूमिनेटर का साइन था वही साइन हमारे पास रिमाइंडर के साथ लग के आ गया। जैसे कि यहाँ पे आप पॉजिटिव का साइन था, बेशक आपका जो जिसे आप डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं उसके साथ नेगेटिव का साइन मॉडुलस -2 कर रहे हैं। सो जिसके साथ भी आप मॉडुलस ले रहे हैं बेशक उसके साथ जो भी साइन हो, हमेशा जो साइन न्यूमिनेटर के साथ होगा। जैसे कि यहाँ पे साइन नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन पॉजिटिव का साइन है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है अगर कोई साइन भी नहीं लगा होता तो यही अज्यूम किया जाता है कि ये पॉजिटिव है, इंटीजर कांस्टेंट है। सो 5 यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट है। सो 1 के साथ जो रिमाइंडर है उसके साइन भी साथ भी साइन क्या है, पॉजिटिव का ही साइन है। सो मॉडुलस ऑपरेटर हमारे पास डिवीजन ऑपरेटर के अलावा मॉडुलस ऑपरेटर भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल है, जो कि हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। और मॉडुलस ऑपरेटर को हम जस्ट फ्लोटिंग वैल्यूज के ऊपर फ्लोटिंग वैल्यूज के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, जस्ट इंटीजर कॉन्स्टेंट्स के ऊपर हम मॉडुलस ऑपरेटर या इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल्स या करेक्टर टाइप वेरिएबल्स के ऊपर हम मॉडुलस ऑपरेटर को अप्लाई नहीं कर सकते। फ्लोटिंग टाइप वैल्यू सिर्फ फ्लोटिंग वेरिएबल्स के साथ हम मॉडुलस ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर सकते। फ्लोट एंड नोट दैट मॉडुलस ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन अ फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज। जैसे कि अगर आप 5.0 मॉडुलस 2.0 करेंगे तो ये इलीगल है, ये आप नहीं कर सकते। और इस तरह जो मॉडुलस ऑपरेटर जो रिमाइंडर रिटर्न करता होता है उसके साथ जो साइन होगा वो हमेशा किसका साइन होगा, जो न्यूमिनेटर के साथ होगा। न्यूमिनेटर के साथ अगर नेगेटिव का साइन होगा तो नेगेटिव रिमाइंडर के साथ भी लिखा जाएगा, और अगर न्यूमिनेटर के साथ पॉजिटिव का साइन होगा तो पॉजिटिव ही रिमाइंडर के साथ लिखा जाएगा। जो साइन जिसके मॉडुलस जिसके साथ आप ले रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम -5 मॉडुलस 2 कर रहे हैं तो 2 के साथ जो भी साइन होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक वो पॉजिटिव का साइन है उसके साथ या नेगेटिव का साइन है। रिमाइंडर के साथ हमेशा जो साइन यूज होगा वो न्यूमिनेटर का ही साइन यूज होगा। सो मॉडुलस ऑपरेटर के हवाले से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब अगला पॉइंट ये है कि जो अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्टर अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को हम करेक्टर कांस्टेंट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं या करेक्टर वेरिएबल्स के ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जो अर्थमेटिक एक्सटेंशन मतलब कि हम करेक्टर वेरिएबल्स के ऊपर भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके अलावा 45 मोर ऑपरेटर्स जो हैं ऑड ऑपरेटर्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, उन तमाम को हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को हम तमाम के तमाम ऑपरेटर्स को हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे जो करेक्टर टाइप के वेरिएबल्स होते हैं उनके ऊपर। जैसे कि देख सकते हैं आप, एन अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन इज एट टाइम यूज फॉर स्टोरिंग करेक्टर कांस्टेंट इन करेक्टर वेरिएबल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास एक करेक्टर वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं ए बी और डी। अब ए इज इक्वल टू एफ, इसका मतलब क्या है, ये जो एफ है इसकी एक आस्की कोड है, इसका आस्की कोड है जो कि इस करेक्टर को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि एफ का जो आस्की कोड है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये एफ का आस्की कोड है, ये आस्की
ये ASCII कोड है F का, इसको क्या कहते हैं, ASCII कोड। ये F का ASCII कोड है। अगर इसकी हम ASCII वैल्यू लें तो वो 70 है। इसी तरह जो G का ASCII कोड है वो ये है, ये ASCII कोड है। या इसको बाइनरी में भी कह सकते हैं कि ये बाइनरी डेसिमल में लिखा हुआ है G को। सो इसका जो अगर हम इक्वलेंट देखें तो हमारे पास यहाँ पे 71 जो है वो इक्वलेंट है जी के ASCII कोड के। ASCII कोड क्या यूज होता है, ASCII कोड आर यूज टू रिप्रेजेंट एनी कैरेक्टर इन मेमोरी। सो जो ASCII वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, द ASCII वैल्यूज ऑफ द कैरेक्टर आर स्टोर्ड इन द वेरिएबल्स। सी सो यहाँ पे अगर हमने a इज इक्वल टू एफ किया है तो इसका मतलब यह है कि जो 70 वैल्यू है वो सेव हुई है a में। इस तरह g का जो ASCII है वो क्या है, 71 है। तो ये क्या मतलब है कि ये जो वैल्यू है 71 ये सेव हुई है बेसिकली बी में। इसी तरह हम क्या यूज कर सकते हैं, हम एक स्पेशल सिंबल जैसे कि यहाँ पे प्लस एक स्पेशल सिंबल हमने यूज कर लिया है तो इसको भी हम किस में सेव कर सकते हैं, इसको भी इसकी जो ASCII वैल्यू होगी उसको हम डी में सेव करेंगे। सो ASCII वैल्यूज क्या होती हैं, ASCII कोड्स के जो डेसिमल इक्वलेंट होते हैं उसको हम ASCII वैल्यूज कहते हैं। जैसे कि आप एफ की देख सकते हैं, जो बाइनरी कोड है वो 010001110 है, उसको आप अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 70 बनेगा। इसी तरह जो जी है उसका ASCII कोड या बाइनरी डेसिमल के 0100111, इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 71 होगा। इसी तरह मुख्तलिफ जो करेक्टर कॉन्स्टेंट्स हैं और जो स्पेशल सिम्बल्स हैं उनके ASCII कोड्स हैं और उनको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो उनकी ASCII वैल्यूज़ हैं। बेसिकली वो जो ASCII वैल्यूज़ हैं वो उन करेक्टर वेरिएबल्स में सेव हो रही होती हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बेसिकली जो हम करेक्टर वेरिएबल्स में जो या करेक्टर वेरिएबल्स में हम क्या करेक्टर कांस्टेंट्स और करेक्टर कांस्टेंट्स सिंगल करेक्टर करेक्टर कांस्टेंट स्पेशल सिंबल और डिजिट हम सेव करवा सकते हैं करेक्टर वेरिएबल्स में, लेकिन उनको हमने इनक्लोज किस में करना है, सिंगल कोट्स में। सिंगल कोट्स में सिंगल कोट्स जैसे कि यहाँ पे हमने ये सिंगल कोट्स यूज किए, इसमें जो भी हम यूज करेंगे करेक्टर कांस्टेंट स्पेशल सिंबल या डिजिट वो उसकी ASCII वैल्यू उस करेक्टर वेरिएबल में जिसको हम वो असाइन करने जा रहे हैं उसमें उसकी वो ASCII वैल्यू सेव होगी। सो अर्थमेटिक सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब इसी वजह से हम जो अगला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो वो अगला पॉइंट भी समझ आ जाएगा कि जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं इसी वजह से हम इंटीजर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो इंटीजर वैल्यूज के ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, फ्लोट वैल्यूज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और करेक्टर वेरिएबल्स के ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। वो क्यों, क्योंकि जो करेक्टर वेरिएबल्स हैं बेसिकली उनके अंदर जो सेव हुई हुई है वैल्यू वो ASCII वो हम उसको क्या कहते हैं ASCII वैल्यू सेव हुई हुई है। और ASCII वैल्यू क्या चीज़ है, ASCII वैल्यू एक ऐसी चीज़ है कि जो कि जिसको हम क्या कहेंगे कि वो डेसिमल इक्विवेलेंट है ASCII कोड के। और ASCII कोड क्या है, जो बाइनरी या 0 और 1 है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट है ASCII वैल्यू। सो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वो इंटीजर फ्लोट्स और करेक्टर्स के ऊपर क्यों परफॉर्म हो सकते हैं। करेक्टर्स के ऊपर इसलिए परफॉर्म हो सकते हैं क्योंकि जो करेक्टर वेरिएबल्स होते हैं उनमें ASCII वैल्यू पड़ी होती है जो कि डेसिमल इक्विवेलेंट होती है ASCII कोड के उस करेक्टर के या स्पेशल सिंबल के या डिजिट के। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या किया, हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं करेक्टर टाइप के और एक इंटीजर टाइप का z वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए। अब हमने क्या किया, हमने जो x करेक्टर टाइप का वेरिएबल उसमें हमने a की वैल्यू सेव किया, स्मॉल लेटर a है उसको हमने सिंगल कोट्स के अंदर रखा है तो इसकी जो वैल्यू है वो 97 है। इसी तरह जो y वेरिएबल है करेक्टर टाइप का वेरिएबल है उसमें मैंने b वैल्यू सेव कराई तो बेसिकली हमने उसके अंदर ASCII वैल्यू सेव कराई है जो कि 98 है। अब हम जब z जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है उसको अगर हम एक अर्थमेटिक x प्लस वाई करेंगे तो बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, हम 97 में 98 कर रहे होंगे और इनका जो रिजल्ट आ रहा होगा उसको हम इसमें सेव करा रहे होंगे जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है z है। तो ये बिल्कुल ओके अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि आपको बताने वाली थी। उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है।
और अब हम आगे चलते हैं मज़ीद, जो हम देख लेते हैं कि हाँ, ये ई पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये अमूमन मिस्टेक हो जाती है इस पॉइंट में हमारे से, जब हम सी का प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, कि जो ऑपरेटर हमने अज्यूम नहीं कर लेना कि पहले से ही वहाँ पे अवेलेबल है। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि हमने एक यूजुअल जो नॉर्मल अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, जब मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें ये होती है कि सी डॉट डी मल्टीप्लाई, मतलब कि सी डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट बी डी बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर यहाँ पे फिर एक ये मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, उसके आगे हम ब्रैकेट्स ओपन एक्स वाई ब्रैकेट्स क्लोज। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। इस चीज़ को आपने, ये क्योंकि नॉर्मल यूजुअल अर्थमेटिक सी में आपने इस चीज़ को अज्यूम नहीं कर लेना। सी में जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मौजूद थी, तो अगर हम इसी स्टेटमेंट को सी फॉर्म में लिखेंगे तो सी में हमने सी मल्टीप्लाई बाई डी मल्टीप्लाई बाई बी, और यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लिकेशन लाजमी अज्यूम नहीं करना है, ऑलवेज हमने उसको लाजमी इंक्लूड करना है यहाँ पे। और उसके बाद एक्स, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी हम अज्यूम कर रहे थे कि एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है वाई से, तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन लाजमी डालनी है, अदरवाइज आपकी पूरी की पूरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सो आपने अज्यूम नहीं कर लेना है कि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर या डिवीजन का ऑपरेटर या जो भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। आपने उसको एक्सप्लिसिटली लाजमी लिखना है, तब भी वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अदरवाइज वो परफॉर्म नहीं होगा। सो ये देखें, जैसे कि इन द फॉलोइंग एग्जांपल द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आफ्टर बी मस्ट बी एक्सप्लिसिटली रिटन। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के हवाले से, इसको आपने ध्यान में लाजमी रखना था। अब हम जो अगली चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि जो देर इज नो ऑपरेटर इन सी टू परफॉर्म एक्सपोनेंट ऑपरेशन। एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास सी, जैसे कि इसको हमने, अगर आप मेरा पहला लेक्चर जिसमें हमने गेटिंग स्टार्टेड विद सी किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो स्लिप, देर इज अ स्लिप दैट एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन सी में रह गया। एक्सपोनेंशियल आपका कोई ऑपरेटर नहीं है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको एक इंसान ने डेवलप किया था, डेनिस रिची ने। तो 1972 में AT&T USA की बेल लेबॉर्ट्रीज में, सो एक बंद किसको किसी कमेटी ने डेवलप नहीं किया था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसलिए यहाँ पे एक स्लिप आ गई थी कि जो एक्सपोनेंशियल का ऑपरेशन है वो ऑपरेटर आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं रखा गया था। तो एक्सपोनेंशियल को ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे हम किस तरह से एक्सपोनेंशियल का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसके लिए ये छोटा सा कोड लिखा हुआ है। अगर ये आपको कोड समझ आए तो बहुत सिंपल कोड है। अगर ये कोड आपको समझ आ जाता है तो आपको समझ ये भी आ जाएगा कि एक्सपोनेंशियल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपोनेंशियल हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मैथ डॉट एच आपने इंक्लूड करनी है अगर आपने एक्सपोनेंशियल का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसके बाद ये स्टीरियो डॉट एच, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जिसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी हमने इंक्लूड कराई हुई है, ताकि हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन और इससे मिलते जुलते फंक्शंस जो ऑलरेडी डिफाइन है स्टीरियो डॉट एच में, उनसे हम काम ले सकें अपने प्रोग्राम में। सो जो मैथ डॉट एच है उसके उसके थ्रू हम ये जो पावर का फंक्शन है ये यूज़ कर रहे हैं। और पावर के हमने क्या किया, एक फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल ए डिक्लेयर कराया। ये यहाँ पे ये फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल ही क्यों डिक्लेयर कराया है, ये आपने ज़हन नशीन रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि अभी मैं आपको बता दूंगा कि ये जो पावर फंक्शन है, ये पावर फंक्शन, ये POW लिखा हुआ है, ये पावर फंक्शन बेसिकली रियल वैल्यूज़ के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पीछे हमने डिस्कस किया है कि जो मॉडुलस ऑपरेटर है उसको हम इंटीजर वैल्यूज़ के साथ ही अप्लाई कर सकते हैं मॉडुलस को, उसको हम रियल वैल्यूज़ या फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज़ के साथ हम मॉडुलस ऑपरेटर नहीं अप्लाई कर सकते। इस तरह ये जो पावर का फंक्शन है ये रियल वैल्यूज़ के साथ ही डील करता है। तो यहाँ पे हमने दो रियल कॉन्स्टेंट्स लिए हैं, फ्लोटिंग टाइप कॉन्स्टेंट्स हैं, और हमने क्या किया है कि पावर, उसके ऊपर ब्रैकेट्स ओपन, ये सिंटैक्स है पावर फंक्शन का, उसके आगे हमने जो वेरिएबल है जो जो कांस्टेंट है, जैसे कि 3.0, यहाँ पे हम कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं 3.0 को रेज टू पावर हमने 2.0 कर दिया, और उसके बाद हमने प्रिंट एफ करके जो भी वैल्यू आएगी ए वेरिएबल में रिसीव हो गया उसको हम प्रिंट करा रहे हैं। सो बेसिकली इसे क्या किया है कि जो पावर फंक्शन है वो क्या है, पावर फंक्शन एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, और इट इज़ बीइंग यूज्ड, और इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं, इसको हम यूज़ इसलिए करते हैं कि
हम 3 एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें इसको यूज़ करते हुए। और हमने क्या किया है बेसिकली कि इट इज़ बीइंग यूज्ड टू रेज 3.0 टू द पावर ऑफ 2.0। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये वर्क किसके साथ करता है, इट वर्क्स ओनली विद द रियल नंबर्स, ये रियल नंबर के साथ ही काम करता है। हिंस वी हैव यूज्ड 3.0 एंड 2.0 इंस्टेड ऑफ 3 एंड 2। सो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हमेशा किन वैल्यूज़ के साथ डील करता है, ये रियल वैल्यूज़ के साथ ही डील करता है। ये वैल्यूज़ आप इसमें कांस्टेंट वैल्यूज़ के साथ इस चीज़ को डील नहीं करवा सकते। आपने हमेशा जो पावर का फंक्शन है उसको रियल वैल्यूज़ के साथ ही यूज़ करना है, रियल कांस्टेंट्स या रियल वेरिएबल्स के साथ ही यूज़ करना है। इंटीजर कांस्टेंट या इंटीजर वेरिएबल्स के साथ आप या कांस्टेंट्स के इंटीजर कांस्टेंट्स या इंटीजर वेरिएबल्स के ऊपर आप पावर का फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था पावर फंक्शन के वाले से। पावर फंक्शन मैथ.h लाइब्रेरी में डिफाइन है और इसको यूज़ करते हुए हम एक्सपोनेंशियल का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और ये रियल वैल्यूज़ के साथ डील करता है। आगे चलते हैं। जो अगला पॉइंट है वो यही है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हैश इंक्लूड मैथ.h वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और इट इज़ बीइंग यूज्ड, ये यूज़ की जाती है टू इंश्योर करने के लिए कि जो पावर का फंक्शन है वो प्रॉपरली वर्क करेगा, वर्क करेक्टली करेगा हमारे प्रोग्राम में, ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। अगर हमने मैथ.h को अपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में इंक्लूड नहीं कराया तो हम पावर फंक्शन से काम नहीं ले सकते। तो इसलिए हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मैथ.h हैश इंक्लूड मैथ.h लाजमी लिखा है अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में। जो अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ पे आपने कुछ फंक्शंस हैं जो हमने डिफाइन किए हुए हैं, जैसे कि ABS, ये सारे के सारे SQR, T, इसके बाद साइन, कॉस, टैन, इन तमाम फंक्शंस को ये मैथ.h में डिफाइन है। इन तमाम फंक्शंस को आपने खुद से देखना है कि इनसे हम किस तरह से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं और हम इनसे किस तरह से काम ले सकते हैं। ये तमाम के तमाम फंक्शन स्क्वायर रूट का, साइन का, कॉस का, टैन का, आपने इनका सेंटेक्स, एब्सोल्यूट का, इनका आपने सेंटेक्स देखना है कि इनका क्या सेंटेक्स है और इनको आपने अपने प्रोग्राम में यूज़ करके देखना है कि इनको हम अपने प्रोग्राम में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस कर लिया। अब अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस की ही डिस्कशन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे इंटीजर और फ्लोटिंग कन्वर्जन्स को हम डिस्कस करते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सी इंस्ट्रक्शंस के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटीजर और फ्लोट कन्वर्जन्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में किस तरह से होती हैं। जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस होती है वो इंटीजर और अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इंटीजर वैल्यूज़ के दरमियान में, जो इंटीजर वेरिएबल्स हैं या इंटीजर कॉन्स्टेंट्स हैं उनके दरमियान में ही अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उसका रिजल्ट भी हमेशा क्या आएगा, इंटीजर रिजल्ट ही आएगा। लेकिन अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन दो रियल वैल्यूज़ के दरमियान में परफॉर्म हो रहा है, मतलब कि या रियल कांस्टेंट हैं या रियल टाइप के वेरिएबल्स हैं, तो उनका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, रियल ही आएगा। अब जो अगला पॉइंट है डिस्कशन वाला वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो ये है कि अगर इंटीजर और रियल वैल्यूज़ के दरमियान में अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो फिर क्या होगा। अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन इंटीजर और रियल वैल्यूज़ के दरमियान में परफॉर्म हो रहा है तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, रियल रिजल्ट आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि अगर ऑपरेशन इंटीजर वैल्यूज़ और रियल वैल्यूज़ के दरमियान में अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो रिजल्ट हमेशा रियल रिजल्ट आएगा। इसलिए क्यों होता है इसको अभी बड़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। इन दिस ऑपरेशन द इंटीजर इज फर्स्ट प्रमोटेड टू अ रियल। इसमें होता ये है कि जब हम ऑपरेशन इंटीजर और रियल वैल्यूज़ के दरमियान में परफॉर्म करने जा रहे होते हैं अर्थमेटिक, सपोज कर लें जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि y इज इक्वल टू 3.0 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 क्या होगा, ये 2 पहले प्रमोट होगा रियल में, रियल कांस्टेंट में ये कन्वर्ट होगा। उसके बाद ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है डिवीजन का, ये 2.0 होगा। उसके बाद 3.0 ये अर्थमेटिक ऑपरेशन के दरमियान में परफॉर्म होगा और फिर जाके जो y में वैल्यू है वो सेव हो जाएगी, y वेरिएबल में वैल्यू
जैसे 1.0 ये इसका रिजल्ट आता है, तो ये किसमें y में सेव हो जाएगा। सो इसकी हम बहुत सारी एग्जांपल्स देखने लगे हैं। ये सी का एक रूल है, इसको आपने लाजमी ध्यान में रखना है कि जब भी अर्थमेटिक ऑपरेशन इंटीजर्स और रियल वैल्यूज़ के दरमियान में परफॉर्म होगा तो रिजल्ट हमेशा रियल ही आएगा। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, जैसे कि हमने ये तीनों चीज़ों को देख लेते हैं। अब मैंने जैसे कि डिस्कस किया था कि दो इंटीजर वैल्यूज़ के दरमियान में अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होने जा रहा है, तो रिजल्ट भी क्या आएगा? एक इंटीजर ही रिजल्ट रिटर्न होगा। इसी तरह अब ये यहाँ पे रियल वैल्यू है और रियल कांस्टेंट है 5.0 और 2.0, तो ये पहले 2.0 में कन्वर्ट होगा, उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2.5। यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास क्या आया है? 2.5 आया है इसी वजह से। इसी तरह आगे हमने क्या किया कि हमारे पास एक वेरिएबल था, कांस्टेंट है 5, और 5 कांस्टेंट के साथ हम क्या 2.0 के साथ इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो एक रियल कांस्टेंट के साथ हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 पहले किस में कन्वर्ट होगा? प्रमोट होगा 5.0 में, उस बार के बाद डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इसलिए हमारे पास रिजल्ट 2.5 आया है। आगे हम 5.0 को डिवाइड कर रहे हैं 2.0 के साथ, तो दोनों कौन सी हैं? दोनों वैल्यूज रियल टाइप की वैल्यूज हैं, दोनों जो है रियल कांस्टेंट्स हैं, तो इससे हमारे पास 2.5 रिजल्ट आ रहा है। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑपरेशंस और रिजल्ट्स कि अगर दो इंटीजर वैल्यूज के दरमियान में जैसे कि मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, तो उनका रिजल्ट भी इंटीजर टाइप की वैल्यू आ रही थी, और जब हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए दो रियल वैल्यू के दरमियान में, तो उनका रिजल्ट भी रियल आया। और अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं दो एक इंटीजर और एक रियल वैल्यू के दरमियान में अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा? रियल वैल्यू आएगी। जैसे कि अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हम कुछ डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, 2 और 5 दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, जब इनके दरमियान में हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया? इंटीजर कांस्टेंट ही आया। एक रियल और एक इंटीजर वैल्यू के दरमियान में ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमारे पास रिजल्ट रियल आया। अगेन यहाँ पे भी हमारे पास रिजल्ट रियल आएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास रिजल्ट रियल वैल्यू ही आएगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम। अब टाइप कन्वर्जन्स इन असाइनमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के टाइप किस तरह कन्वर्ट होती है असाइनमेंट्स में, जब हम असाइनमेंट्स करने जा रहे होते हैं। मतलब कि इक्वल टू ऑपरेटर के जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो वेरिएबल होता है उसको वैल्यू किस तरह से असाइन होती है, टाइप कन्वर्जन किस तरह से होती है। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, रियल टाइप का या फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर के जो लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल है, वो उस पे जो रिजल्ट आ रहा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर के जो राइट हैंड साइड पर जो ऑपरेंड्स के दरमियान में जब जितने भी ऑपरेंड्स होते हैं उनके दरमियान जब अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उसका जो रिजल्ट आ रहा होता है वो प्रमोट हो रहा होता है या डीमोट होके वो किसको असाइन हो जाता है? जो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल होता है उसको। और ये जो प्रमोशन और डिमोशन होती है रिजल्ट की, जो वेरिएबल होता है लेफ्ट हैंड साइड पर एक असाइनमेंट ऑपरेटर के, उसकी डाटा टाइप की बेसिस के ऊपर होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास डाटा टाइप है वो ए वेरिएबल की वो फ्लोटिंग डाटा टाइप है। सो इसका मतलब ये है कि ये जो रिजल्ट आएगा b मल्टीप्लाई बाई c मल्टीप्लाई b डिवाइडेड बाई 100.0, ये अगर इंटीजर वैल्यू आएगी या रियल वैल्यू आएगी। अगर इंटीजर टाइप का इसका रिजल्ट आता है तो वो पहले प्रमोट होगा किसमें? रियल वैल्यू में। रियल वैल्यू में प्रमोट होने के बाद वो असाइन हो जाएगा एक वेरिएबल को। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो असाइनमेंट जो टाइप कन्वर्जन होती है असाइनमेंट के टाइम में, वो वेरिएबल जो लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल होता है उसकी टाइप की बेसिस के ऊपर होती है। अगर असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पर जो ऑपरेंड्स हैं उनके दरमियान जब ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसका रिजल्ट इंटीजर टाइप का आता है, तो वो इंटीजर टाइप वैल्यू पहले किस में प्रमोट होगी? रियल टाइप वैल्यू में, और उसके बाद एक को असाइन होगी। अगर रियल टाइप का रिजल्ट आता है तो रियल टाइप, क्योंकि प्रमोशन की जरूरत नहीं है, तो वो डायरेक्टली ए को असाइन हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अभी इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है आई।
ये जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है उसके बाद हमने एक फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल बी डिक्लेयर किया है। तो आई इज इक्वल टू 3.5। ये क्या मतलब है कि ये जो 3.5 है ये डी मोड होगा और किसमें 3 में कन्वर्ट होगा और उसके बाद आई को असाइन होगा, क्योंकि आई इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और ये इंटीजर टाइप की ही वैल्यू को होल्ड कर सकता है। और 3.5 रियल टाइप का कांस्टेंट था, तो ये पहले डी मोड होगा 3 में और उसके बाद आई को असाइन होगा। इसी तरह जो बी है वो फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल है और 30 इंटीजर टाइप का कांस्टेंट है, तो ये प्रमोट होगा पहले रियल वैल्यू में और उसके बाद बी को असाइन होगा। तो उम्मीद है जहाँ तक आपको जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो समझ आ रही होगी। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि हमारे पास हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए ए बी सी फ्लोटिंग टाइप के और एक रियल टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए और एस हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब ये जो रिजल्ट आएगा इसका डेफिनेटली ये जो यहाँ पे जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे ऑपरेंड्स के ऊपर, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो रियल वैल्यू आएगी, क्योंकि ये तमाम के तमाम जो कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स हैं वो इंटीजर टाइप के भी हैं और फ्लोटिंग टाइप मतलब रियल टाइप के भी हैं, जिनका रिजल्ट जब ऑपरेशन परफॉर्म होता है इंटीजर वेरिएबल्स या कांस्टेंट और रियल वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के दरमियान में, तो उनका रिजल्ट हमेशा रियल वैल्यू ही आती है। तो ये जो रियल वैल्यू है ये क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू है ये डी मोड होगी। डी मोड किस में होगी? इंटीजर टाइप के वैल्यू में और उसके बाद एस को असाइन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ए फ्लोटिंग टाइप का है, बी फ्लोटिंग टाइप का, सी फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल है, मतलब ये वेरिएबल है। तो ये जो 100 है ये पहले प्रमोट होगा रियल वैल्यू में और उसके बाद ये तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। इसी तरह 32 डिवाइडेड बाई 4 ये तमाम ऑपरेशंस कांस्टेंट वैल्यू देंगे। जब कांस्टेंट वैल्यू इस रियल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी तो पहले वो प्रमोट होगी, उसके बाद वो मल्टीप्लाई होगी 1.1 के साथ। सो डेफिनेटली इसका जो रिजल्ट आएगा वो रियल वैल्यू आएगी इस अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद, और ये फिर डी मोड होगा इंटीजर टाइप में और उसके बाद एस को असाइन होगा, क्योंकि एस इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। सो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस कर लिया, अब हम फर्दर डिस्कशन करते हैं। ये है एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। हमने क्या कहा हुआ है कि जो के है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो डेफिनेटली 2 और 9 इंटीजर कांस्टेंट्स हैं, इनका रिजल्ट भी इंटीजर कांस्टेंट ही आएगा। रियल है, रियल वैल्यू है और रियल कांस्टेंट है और इंटीजर कांस्टेंट है। इंटीजर कांस्टेंट प्रमोट होगा रियल कांस्टेंट में, उसके बाद डिवाइड का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जो रिजल्ट आएगा वो दोबारा डी मोड होगा इंटीजर कांस्टेंट में और उसके बाद के को असाइन होगा। सेम यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है, यहाँ पे भी सेम, क्योंकि ये दोनों इंटीजर कांस्टेंट रिजल्ट इंटीजर कांस्टेंट ही आएगा, ना प्रमोट होगा ना डी मोड होगा, डायरेक्टली के में सेव हो जाएगा। यहाँ पर डी मोड होगा के में सेव होगा, यहाँ पर भी डी मोड होगा के में सेव होगा, डी मोड होगा इंटीजर वैल्यू में और के में सेव होगा। सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं एक को हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये रियल टाइप ऑफ कांस्टेंट है, तो 2 और 9 का जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर कांस्टेंट आएगा, वो प्रमोट होगा रियल वैल्यू में और उसके बाद ए को असाइन हो जाएगा। इसका ना प्रमोट होने की ज़रूरत है ना डिमोट होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक रियल वेरिएबल आएगा और वो डायरेक्टली इसको असाइन हो जाएगा, वो डायरेक्टली आसान हो जाएगा ए को। सो फ्रेंड्स इसी तरह यहाँ पे ये रियल वैल्यू में इसका रिजल्ट रियल कांस्टेंट आएगा और वो ए को असाइन हो जाएगा, ना प्रमोट होगा ना डिमोट होगा। इसका रिजल्ट एक इंटीजर कांस्टेंट आएगा और ये प्रमोट होगा रियल कांस्टेंट में और उसके बाद ए को असाइन होगा, जो कि यहाँ पे 4.5 है। सॉरी ये रिजल्ट 4.0 आएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये बताने वाली है आपको। 9 डिवाइडेड बाई 2 इसको यहाँ पे 4 सेव हो रहा है और यहाँ पे 4.5 सेव हो रहा है। ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है कि जब 9 क्योंकि इंटीजर कांस्टेंट है, 9 2 से डिवाइड हुआ 4 8 1, हमारे पास 4 आया। 4 क्योंकि डिवाइड हो रहा है हमारे पास रिजल्ट 4 आएगा। जो 4 आया वो 4 को प्रमोट होगा 4.0 में और उसके बाद
से कोसाइन होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, फ्लोटिंग टाइप की हैं, रियल वैल्यूज़ हैं, तो इनके दरम्यान में जब हम 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे रिजल्ट 4.5 आएगा, 9.0। ये रिजल्ट क्या आया, 4.5 आया, यहाँ पे 4.5 और ये डायरेक्टली कोसाइन हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़्यादा जो रिजल्ट है वो डिपेंड कर रहा होता है कि जो किन वैल्यूज़ के दरमियान में अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। सो उम्मीद है फ्रेंड्स यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस, ये भी अर्थमेटिक जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसमें हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये नॉर्मल जो हमारी मैथमेटिक्स में हम जो एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये है 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय। अब हमें इसकी क्या, इसको हम सी में क्या समझेंगे, इसका मतलब ये है या ये है कि 2x के साथ पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद माइनस उसमें से 3y हो रहा है, या x में से 3y माइनस हो रहा है और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमें कोई समझ नहीं आ रही। इस तरह नीचे आप देख सकते हैं कि a डिवाइडेड बाई b मल्टीप्लाई बाई c है। तो इसको हम क्या समझें कि a डिवाइड हो रहा है b मल्टीप्लाई बाई c के साथ, या a पहले b के साथ डिवाइड हो रहा है और उसके बाद c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस चीज़ को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपनी जगह पे। तो इसको हम देख लेते हैं कि जो हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, ये ऑपरेशन जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस इंटीजर और रियल इंटीजर अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स के दरमियान में परफॉर्म हो रहे होते हैं, उनकी हायरार्की क्या है, कौन से जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वो पहले परफॉर्म होंगे और कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशंस बाद में परफॉर्म होंगे। हम प्रायोरिटी देख लेते हैं कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, मल्टीप्लाई की, डिवीजन की, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मॉड्यूलस की, इनकी हम प्रायोरिटी देख लेते हैं। इस तरह के 45 ऑड ऑपरेटर्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल है 45, और इन तमाम की हायरार्की आपके जहन में होनी चाहिए कि इनकी हायरार्की क्या है। हम जो जनरल यूज होते हैं उन्हीं की हायरार्की को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो प्रायोरिटी मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। जो टॉप प्रायोरिटी है वो मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस की है। सबसे पहले अगर किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई, डिवाइड या मॉड्यूलस मौजूद होंगे तो पहले वो परफॉर्म होंगे, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी, क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की है। और लास्ट में हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर परफॉर्म होगा। सो इसको हम देख लेते हैं। नाउ कुछ टिप्स हैं हमारे लिए कि हमने किस तरह से ऑपरेटर्स को यूज़ करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि पैरेंथेसिस का आपने अपने जहन में रखना है कि पैरेंथेसिस किस तरह से हमने सॉल्व करनी है। अगर हमारे सी प्रोग्राम लैंग्वेज में कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं और उसमें पैरेंथेसिस भी यूज़ हो रही हैं, तो हमने सबसे पहले जो इनर मोस्ट पैरेंथेसिस हैं वो सबसे पहले सॉल्व करनी है, फिर उसके बाद उससे आउटर मोस्ट, फिर उसके बाद उससे आउटर मोस्ट और सो ऑन। मतलब क्या है कि हमने सबसे पहले जो सबसे इनर मोस्ट पैरेंथेसिस होती हैं उनको सॉल्व करना होता है, उसके बाद जो सेकंड इनर मोस्ट होती हैं उनको, और इस तरह हमने अपने आप को आगे चलाना होता है। सो अर्थमेटिक ऑपरेशन को हमने, सो इफ देयर आर मोर देन वन सेट ऑफ पैरेंथेसिस, द ऑपरेशन विद इन द इनर मोस्ट parenthesis would be performed first, followed by the operation within the second innermost pair and so on। उम्मीद है इस चीज़ की आपको ये टिप आप ध्यान में रखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। जो सेकंड टिप है अर्थमेटिक ऑपरेशंस के हवाले से, कि हमें कुछ एरर, जब हम पैरेंथेसिस को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे होते हैं तो हमसे इम्बैलेंस हो जाता है। तो अगर मल्टीपल पेयर्स हैं पैरेंथेसिस के तो हमारे से इम्बैलेंस हो जाता है कि हमने पैरेंथेसिस को ओपन तो कर देते हैं लेकिन हम उनको क्लोज करना भूल जाते हैं कि पैरेंथेसिस क्लोज कौन सी पैरेंथेसिस किधर क्लोज हो रही है। सो हमने क्या करना है कि हमने राइट और लेफ्ट पैरेंथेसिस हमने पहले ही डाल लेनी है, और उसके बाद में उनमें जो भी हमने एक्सप्रेशन लिखना है उनको हमने, ये जैसे कि ये हमने पहले पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज कर लेनी है, और उसके बाद हमने उनके साइड में जो भी एक्सप्रेशन लिखना है उसको उसमें हमने लिख लेना है। इससे क्या होगा कि हम कभी भी उनके, जब अगर मल्टीपल पेयर्स हैं पैरेंथेसिस के, तो हम कभी भी उनकी क्लोजिंग को नहीं बोलेंगे। अगर हम उनको ओपन किया तो हमको पता होगा कि ये किधर क्लोज हो रही है, क्योंकि हमने ऑलरेडी उनको क्लोज करके फिर उनमें एक्सप्रेशन लिखा होगा। सो इन 2 पॉइंट्स को अपने जहन में रखना है। अब हम इसी बेसिस के ऊपर, ये जो हमने प्रायोरिटी पढ़ी है कि कौन से मॉड्यूलस, कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशंस की प्रायोरिटी क्या है, उसी की बेसिस के ऊपर अब हम इस एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको देख लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। ये ऑलरेडी सॉल्व होगा।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 8। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जैसे कि मैंने बताया था मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस की है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 परफॉर्म होगा, हमारे पास 6 रिजल्ट आएगा। इससे अगले में हमारे पास 6 डिवाइड बाई 4 परफॉर्म होगा, क्योंकि डिवीजन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद हमारे पास अगेन 4 डिवाइडेड बाई 4 होगा। उसके बाद हमारे पास अगले में अगेन डिवीजन की प्रायोरिटी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ज़्यादा है, तो इस स्टेप में 5 डिवाइड बाई 8 होगा हमारे पास। इससे अगले स्टेप में हमारे पास, क्योंकि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जाएगा, एडिशन की प्रायोरिटी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो एडिशन परफॉर्म होगा। एडिशन परफॉर्म होने के बाद यहाँ पे हमारे पास एडिशन परफॉर्म हुआ, यहाँ पे अगेन एडिशन परफॉर्म हुआ, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हुआ, उसके बाद दोबारा एडिशन हुआ, हमें हमारे पास रिजल्ट आ गया। सो ये इस तरह से रहता है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, फिर डिवीजन का ऑपरेशन, फिर डिवीजन का, फिर डिवीजन का, फिर एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन और अगेन इन द लास्ट एडिशन का सब्ट्रैक्शन हमारे पास परफॉर्म हुआ। सो ये चीज़ है जिसको हमने हायरार्की ऑफ ऑपरेशन की बेस के ऊपर इसको सॉल्व किया। आगे हम एक और एग्जांपल है उसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, सेम चीज़ है हमारे पास। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 2 हो रहा है जो और उसके बाद हमारे पास क्या है 4 प्लस 3, इस तरह के ऑपरेशन हमारे पास। सबसे पहले 3 डिवाइडेड बाई 2 का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इस तरह 3 डिवाइड बाई 8 का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, 4 प्लस 0 का परफॉर्म हो रहा है हमारे पास। अगर हम के को ज्यूम करें कि के एक रियल टाइप की वैल्यू है, रियल वेरिएबल है, तो 4 प्रमोट होगा रियल कांस्टेंट में और उसके बाद के को असाइन हो जाएगा। सो ये बहुत सिंपल से हमने एक्सप्रेशन सॉल्व किए हैं। अब आगे चलते हैं सिंपल एक्सप्रेशन से, इसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। अब हमारे पास जो अगली चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, जो कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर हमने उसको सी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सी इस चीज़ को बड़ी इजीली हैंडल कर लेती है कि आप किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सी एक्सप्रेशन में किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको हमने जब कन्वर्ट किया सी एक्सप्रेशन में तो बहुत आसानी से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है, ए मल्टीप्लाई बाई बी माइनस। इस तरह अगर ये एक्सप्रेशन जैसे कि आप देख सकते हैं इसको भी हमने बहुत सिंपल तरीके से जस्ट यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई यूज़ किया है और हमने उसको सी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया है। इसी तरह यहाँ पे x की पावर 2 थी तो हमने 2 दफ़ा x को यूज़ कर लिया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, यहाँ पे हमने जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया है और हमारा एक्सप्रेशन सी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह यहाँ पे हमने a b और c को पैरेंथेसिस में रखा है और डिवाइड कर दिया इनको d e के साथ, तो हमने सी एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह जो लास्ट में हमारे पास सिंपल 2 मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई वाई, उसको डिवाइड कर दिया बी प्लस 1 के साथ। उसके बाद हमने सिंपल x को 3 के साथ डिवाइड कर दिया है और उसको मल्टीप्लाई कर दिया है z प्लस वाई के साथ। सो बहुत सिंपल है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप सी एक्सप्रेशन में बहुत आसानी के साथ बहुत सिंपल तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सी इस चीज़ को बहुत ईजिली हैंडल कर लेते हैं। अब हम इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं कि हम एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ें, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 हो रहा है, तो दोनों की प्रायोरिटी सेम है। अब जब टाई हो गया प्रायोरिटी के दरमियान में कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी सेम है, तो सी इसको किस तरह से हैंडल करती है कि जब दोनों की प्रायोरिटी, दोनों जो ऑपरेटर्स यूज हुए हैं उनकी प्रायोरिटी सेम हो जाए, तो पहले कौन किस तरह से इस चीज़ एक्सप्रेशन को वो सॉल्व करेगा सी। तो सी क्या कहती है कि जो मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन इनकी जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है। इसका मतलब ये है कि जब भी टाई हो रहा होगा दो ऑपरेटर्स के दरमियान में, तो अगर वो एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का या मॉडुलस का है, तो आप लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी को यूज़ करेंगे कि आप लेफ्ट से उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे उस एक्सप्रेशन को। इसलिए यहाँ पे पहले 3 और 2 सॉल्व होगा और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जबकि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, जैसे कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी को एंजॉय करता है, क्योंकि पहले बी की में 3 बी को असाइन होगा और जो बी में वेरिएबल होगा वो फिर ए को असाइन होगा। इस एसोसिएटिविटी को आपने ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स का, कि
जब टाई हो रहा होता है ऑपरेटर्स के दरमियान में तो फिर कौन सी एसोसिएटिविटी यूज़ की जाती है उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है इसकी समझ आ रही होगी। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ है कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में टाई हो रहा है, तो वैसे तो एसोसिएटिविटी क्या है इसकी, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है। लेकिन अगर इस एक्सप्रेशन को आप बेशक ये पहले सॉल्व हो जाए या ये पहले सॉल्व हो जाए, इसके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कंपाइलर इसको खुद डिसाइड करेगा कि उसने ए को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई करना है या सी को पहले डी के साथ डिवाइड करना है। ये कंपाइलर डिपेंडेंट है, कंपाइलर जिस तरह बेहतर समझेगा, लेकिन इनकी एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है। सो यहाँ पे हमारे पास तमाम चीज़ें हमने एसोसिएटिविटी को भी डिस्कस कर लिया है कि क्या है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, जबकि असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, और इन्हीं की बेसिस के ऊपर जब टाई और होता है दो ऑपरेटर्स के दरमियान में तो इन एसोसिएटिविटी को यूज करके हम उसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। अब ये कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के हवाले से हम वैसे अपने इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स में बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको उनका आइडिया देना ज़रूरी है। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं वो फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है प्रोग्राम में जो प्रोग्राम का फ्लो होता है उसको कंट्रोल कर रही होती हैं। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हम देख लेते हैं इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की। तो अगर हम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के हवाले से बात करें तो बेसिकली 4 टाइप्स हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज। एक है सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, सिलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, रेपिटिशन और लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस और केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। बेसिकली ये 4 टाइप्स हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होती हैं। सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस वो हैं जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये इंश्योर करती हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि जो सीक्वेंस होगा इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन का उसका ऑर्डर क्या होगा, कौन सी इंस्ट्रक्शन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले एग्जीक्यूट होंगी एक प्रोग्राम में और कौन सी इंस्ट्रक्शंस बाद में एग्जीक्यूट होंगी। सो द सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इंश्योर्स दैट द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द प्रोग्राम। ओके, डिसीजन और केस कंट्रोल जो है हमारे पास, ये जो डिसीजन और ये दोनों जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं केस कंट्रोल और डिसीजन और सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, ये डिसाइड कर रही होती हैं कि कंप्यूटर को या हमारे कंपाइलर को इस चीज़ की डिसीजन लेने के लिए वो मजबूर कर रही होती हैं या इस कंप्यूटर को इस डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही होती हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शन ने नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, कि कंप्यूटर को ये डिसाइड करने में मदद कर रही होती हैं कि अब तुमने ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लिया, इसके बाद तुमने कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। सो डिसीजन और केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन अलाउ द कंप्यूटर टू टेक अ डिसीजन एज टू विच इंस्ट्रक्शन इज टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। ओके, सो अगला है द लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? ये लूप से जाहिर है कि लूप लगा हुआ है, तो ये जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जिन्होंने रिपीटेडली एग्जीक्यूट होना होता है वो हम लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए वो कर रहे होते हैं कि लूप कंट्रोल, अगर हमने किसी भी एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली बहुत दफ़ा मल्टीपल टाइम्स हमने उनको एग्जीक्यूट करवाना है तो उनको हम लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए एग्जीक्यूट करवाते हैं। जो केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली मैंने पीछे डिस्कस कर लिया है कि वो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की तरह ही काम करती हैं कि ये कंप्यूटर की हेल्प करते हैं या कंपाइलर की हेल्प करते हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शन इसने नेक्स्ट एग्जीक्यूट करवानी है। सो अब हमने ये सी इंस्ट्रक्शंस को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है कि इसको अब हम एक दफ़ा समराइज़ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सी इंस्ट्रक्शंस के हवाले से आपको अब क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं सी इंस्ट्रक्शंस के हवाले से। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसका जवाब मिल जाए। दूसरी चीज़, ये जो नोट्स हैं ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनको भी बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं और आप इनसे भी मदद ले सकते हैं। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हुए तो मुझे बहुत खुशी होगी। सो समरी क्या है कि इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं समराइज कर रहे हैं अब हम पूरे इसको लेक्चर को, कि इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम
कंट्रोल्स द बिहेवियर वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम। सो बिल्कुल, क्योंकि प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शन से ही मिलके बना होता है, तो लाजमी बात है कि जो इंस्ट्रक्शंस का बिहेवियर होगा, प्रोग्राम भी बिल्कुल उसी तरह से बिहेव और वर्क करेगा। सो जो पूरे प्रोग्राम का बिहेवियर और वर्किंग होता है वो इंस्ट्रक्शंस पे ही डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से ही मिलकर बना होता है। और हमने तीन टाइप की इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं सी प्रोग्राम में: टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस जो वेरिएबल्स डिक्लेयर होने जा रहे होते हैं उनकी टाइप को डिक्लेयर करने की कि ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का, फ्लोटिंग टाइप का या कैरेक्टर टाइप का है। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ऑपरेंड्स जिस तरह ऑपरेंड्स के ऊपर परफॉर्म करने के लिए यूज होती हैं। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स और कांस्टेंट टुगेदर आर कॉल्ड ऑपरेंड्स, ठीक है। और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि अभी हमने पीछे डिस्कस की कि 4 टाइप्स हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की: सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, डिसीजन और सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद हमने लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस और केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, 4 टाइप्स डिस्कस किए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं समरी में कि an expression may contain any sequence of constants, variables and operators। एक्सप्रेशन मैंने आपको पहले बताया था कि उसमें वो कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स टुगेदर आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल मिलके ऑपरेंड्स कहलाते हैं, और इनको जो जोड़ी होती हैं एक दूसरे के, जो वो ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर। सो एन एक्सप्रेशन में कंटेन, उसमें मल्टीपल कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं और ऑपरेटर्स हो सकते हैं। अब जो एक्सप्रेशन हमने, जिसमें एक्सप्रेशन होता है वो जो ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस होती है उनकी बेसिस के ऊपर वो इवेल्युएट हो रहा होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलस की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, सेकंड प्रायोरिटी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, और थर्ड प्रायोरिटी असाइनमेंट ऑपरेटर की है। सो इन्हीं बेसिस के ऊपर हमने किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं या इवेल्युएट कर रहे होते हैं। अब जब हमने अभी डिस्कस किया लास्ट में कि जब इक्वल प्रेसिडेंस आ जाती है ऑपरेटर्स की, तो वहाँ पे एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स यूज होता है।